हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10 विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 8 कार्बन व इसके यौगिक। अब इसमें हमने पीछे पढ़ा था कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की पद्धतियाँ हमने 3 पद्धतियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले जो पद्धति थी उसका नाम है रूढ़ पद्धति। सेकंड जो पद्धति थी उसका नाम है व्युत्पन्न और थर्ड है आईपीसी पद्धति। रूढ़ पद्धति के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि रूढ़ पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है। और अब आज पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे कि रूढ़ के साथ हम व्युत्पन्न पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं। तो अगला जो सेकंड हमारी पद्धति है उसका नाम है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। व्युत्पन्न पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जो हमारी व्युत्पन्न पद्धति है इसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, तो इसमें एक मुख्य लाइन आपको ध्यान रखनी है। व्युत्पन्न पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कुछ जो तत्व होते हैं या जो परमाणु होते हैं या जो सरल यौगिक होते हैं, तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण सरल यौगिकों के व्युत्पन्न मानकर किया जाता है। यानी व्युत्पन्न पद्धति में जो कार्बनिक यौगिक हमें दिए जाएंगे उनका नामकरण जब हम करते हैं तो जो सरल यौगिक है उनका व्युत्पन्न मानकर हम नामकरण जो है वो करते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले एक सारणी के द्वारा इसको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले एक सारणी हम बनाते हैं। तो सरल यौगिक यहाँ पे हम लिखेंगे सरल यौगिक। तो सरल यौगिक देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे सरल यौगिकों का व्युत्पन्न, और थर्ड हम देखेंगे व्युत्पन्न का नाम। तो व्युत्पन्न का नाम जो है वो किस प्रकार हम लिख सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो सरल यौगिक है तो उसके लिए यहाँ क्रम संख्या हम लगा सकते हैं। तो प्रमुख रूप से हम 3 जो व्युत्पन्न है उसके नामकरण इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सरल यौगिक मानते हैं CH4, क्या नाम होता है? मेथेन। CH4 नाम होता है मेथेन। अब एक सरल यौगिक का व्युत्पन्न बनाते हैं। जैसे अब इसमें देखो करना क्या है, ये हमने मेथेन को इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। अब जब इसका नामकरण किया जाता है तो ये पूरा क्या है? मेथेन। अब इसमें क्या होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ हमने क्या लगा दिया? मेथिल लगा दिया। तो ये समूह कौन सा हो गया? मेथिल हो गया। तो हम इसका जब व्युत्पन्न का नामकरण करते हैं तो अब देखो इसका यदि हम सूत्र लिखे तो क्या हो गया? CH3 CH3। अब इसका जब नामकरण करते हैं तो हमने व्युत्पन्न का क्या माना है? मेथेन जब व्युत्पन्न मानते हैं और ये प्रतिस्थापी है उसका नाम क्या होता है? मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल मेथेन। तो इसका नामकरण हम क्या लिख सकते हैं? मेथिल मेथेन।
और इसमें एक प्रतिस्थापी एक है तो इसको मोनोमेथिल मेथेन भी लिख सकते हैं। फिर इसी में जैसे एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे ये H यहाँ पे क्या लगा दिया CH3 और यहाँ पे क्या लगा दिया CH3। अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अब इसका जब नाम लिखते हैं तो इसका नाम क्या होगा। अब इसमें देखो, इसको हमने क्या माना मेथेन, व्युत्पन्न क्या माना है मेथेन, और जो हाइड्रोजन है उसके स्थान पे हमने कौन से समूह लगाए, मेथिल समूह है। तो मेथिल समूह की संख्या यहाँ पे कितनी हो रही है, 2 हो रही है। तो मेथिल समूह कितने हैं, 2। और जब 2 मेथिल समूह हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाई मेथिल मेथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई मेथिल मेथेन। इसी प्रकार जैसे एक उदाहरण और यहाँ पे करते हैं, जैसे इसको मिटा के जैसे मैंने लिख दिया ये C, यहाँ CH3 लगा दिया, CH3 और यहाँ पे क्या लगा दिया CH। अब हमने क्या हटाए हैं, मेथिल को हाइड्रोजन की जगह लगे हैं। तो इसमें देखो मेथिल कितने हैं वो हमें ध्यान से देखने हैं। तो मेथिल कितने हैं, 3। और जब 3 प्रतिस्थापियों की संख्या समान हो, समान प्रतिस्थापियों की संख्या 3 हो, तो इसको हम क्या लिखते हैं, ट्राई। प्रतिस्थापी यहाँ पे कौन सा है, मेथिल, ट्राई मेथिल। और व्युत्पन्न हमने किसका माना है, मेथेन का। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल मेथेन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्राई मेथिल मेथेन। तो इस प्रकार हम जो मेथेन का व्युत्पन्न मानकर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण है वो आसानी से कर सकते हैं। अब इसका एक थोड़ा बड़ा उदाहरण देख के भी इसको समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे C2H5 C CH3 CH3H, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 और CH3 CH C2H5। जब इसका नामकरण करते हैं तो इसमें देखो ये क्या है, मेथेन। तो लास्ट में तो हमें क्या लगाना है, मेथेन जो है वो लगाना है। तो इसमें देखो प्रतिस्थापी कौन कौन से दिख रहे हैं, ये और ये और ये जो प्रतिस्थापी है इसका नाम क्या है। अब देखो C2H5 तो ये जो प्रतिस्थापी है इसका नाम क्या है, एथिल। क्या नाम है, एथिल। और ये है इसका नाम क्या है, मेथिल। तो इसमें देखना एथिल के प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी है, 2 है। मेथिल के प्रतिस्थापी कितने हैं, 2। तो 2 को हम क्या लिखते हैं, डाई मेथिल। तो इसको हमने क्या लिख दिया, डाई मेथिल। फिर उसके बाद में क्या है, एथिल, डाई मेथिल एथिल, आगे क्या लगा दो, मेथेन। तो इस प्रकार से हम कार्बनिक यौगिक है उसको व्युत्पन्न मानकर व्युत्पन्न पद्धति में नामकरण जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, मेथेन के बारे में। सेकंड जो कार्बनिक यौगिक है उसको हम देखते हैं आगे, जिसका नाम है कार्बिनॉल। सेकंड CH3OH, इसको क्या बोलते हैं यौगिक, इसका नाम है कार्बिनॉल। अब इसके कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो इसको समझने से पहले हम इसको विस्तृत समझेंगे। कैसे, जैसे मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया CH3, आगे क्या लिख दिया OH। अब जब आपको
इसका व्युत्पन्न मानकर नामकरण करते हैं तो आपको एक यौगिक का अणुसूत्र दिया जाएगा या जो संरचना सूत्र आपको दिया जाएगा और उसके आधार पर इसका नामकरण करना होता है। जैसे यहाँ पे क्या है, अगले ने क्या लगा दी, CH3 लगा दी। अब जब इसका नामकरण करते हैं तो इसका नामकरण क्या होगा, देखना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2OH लिख सकते हैं, CH3 CH2OH। अब इसका नामकरण करते हैं तो ये जो है उसको तो हम क्या बोलेंगे, कार्बिनॉल, और ये कौन सा प्रतिस्थापी है, मेथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल कार्बिनोल, मेथिल कार्बिनोल, तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल कार्बिनोल। तो इस प्रकार हम इसका आसानी से नामकरण जो है वो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेथिल कार्बिनोल। उसके बाद में जैसे सेकंड इसका लिखते हैं, अब जैसे हमारे पास यही है और हमने यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, CH3। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें मेथिल कितने हैं, 2 हैं, तो 2 मेथिल को हम क्या बोलते हैं, डाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाई। आगे क्या लिख सकते हैं, मेथिल, और फिर कार्बिनॉल, डाई मेथिल कार्बिनॉल। तो ये हमारा इसका नामकरण हम लिख सकते हैं। फिर एक दो उदाहरण के द्वारा इसको और देखते हैं। जैसे हम इसी को इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे हमने ऐसे लिख दिया। अब सिर्फ हमें जो प्रतिस्थापी है उसको परिवर्तित करके इसमें लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ी बड़ी संरचना के रूप में हम इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यही है, इसको ऐसे लिख दिया, इसको CH3, एक जगह हमने मेथिल समूह लगा दिया और यहाँ पे हमने लगा दिया CH2 और CH3, CH2 CH3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एथिल। और जो थर्ड के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम इस प्रकार CH CH CH3 CH3, तो इस प्रकार हमने एक थोड़ी बड़ी संरचना हमने लिख दी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो है, ये हमने इसका व्युत्पन्न नाम माना है क्या, कार्बिनोल, तो इसका तो नाम हमें क्या लिखना है, कार्बिनोल। अब जो बाहर समूह दिख रहे हैं, जितने भी बाहर समूह दिख रहे हैं वो क्या है, प्रतिस्थापी, क्या है, प्रतिस्थापी। अब इसमें देखते हैं हम कि जो प्रतिस्थापी है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये जो प्रतिस्थापी है CH3, इसको क्या बोलते हैं, मेथिल। CH2 CH3 या C2H5, इसको क्या बोलते हैं, एथिल। उसके बाद में ये है 3 कार्बन है तो प्रोप, तो इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल। तो इसका जब नामकरण किया जाता है तो सबसे पहले क्या लिख दो, मेथिल, मेथिल। उसके बाद में एथिल, मेथिल एथिल, और उसके बाद में ये जो समूह दिख रहा है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल। और आगे क्या लिखते हैं, कार्बिनोल, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एथिल आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। फिर एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने इसको थोड़ा विस्तृत करके लिख दिया, COH, इधर मैंने लिख दिया CH3, इधर लिख दिया CH2 CH3, इधर भी क्या लिख दिया, CH2 CH3। अब हम देखते हैं
कि जो श्रृंखला से बाहर रहे समूह क्या कहलाते हैं, प्रतिस्थापी है। तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं जिसको हमने डब्बे के अंदर बंद किया है वो क्या है, प्रतिस्थापी। अब प्रतिस्थापी है तो इसका नामकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो जब इसका नामकरण किया जाता है तो हम देखते हैं कि दो प्रतिस्थापी समान दिख रहे हैं और एक प्रतिस्थापी अलग दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मेथिल। ये क्या है, मेथिल, तो इसका नाम लिख दिया। उसके बाद में दो प्रतिस्थापी है जिसका नाम है एथिल, और जब समान प्रतिस्थापी दो हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाई, मेथिल डाई एथिल, और आगे क्या लगा देंगे, कार्बिनोल, कार्बिनोल। तो इस प्रकार हम जो CH3OH जिसको हमने व्युत्पन्न क्या माना, कार्बिनोल, और उसके आधार पर हम आसानी से इसका नामकरण जो है वो कर सकते हैं। फिर अगला जो हमारे पास आता है थर्ड जो, जिसका नाम है, ध्यान से देखना, CH3OH, एसिटिक अम्ल। CH3OH क्या नाम है, एसिटिक अम्ल। अब इसमें कहीं भी आपको CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का, CH3COOH एसिटिक अम्ल। और जब इसका नामकरण हम करते हैं तो सरल यौगिकों का व्युत्पन्न हमने क्या माना है, एसिटिक अम्ल। जब भी आपको ये समूह दिया जाए तो इस समूह को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल जो है वो कहते हैं। अब इसका हम उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण के रूप में जब हम देखेंगे तो सबसे पहले CH3C डबल बॉन्ड OH, या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड OH। अब देखो हमें ये जो आपको दिख रहा है कितना, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेंगे। चेंज कहाँ पे होगा, ये जो हाइड्रोजन परमाणु दिख रहे हैं, इन हाइड्रोजन परमाणु की जगह क्या होंगे, चेंज होंगे, और इसके आधार पे हम इनके नामकरण जो है वो कर सकते हैं। अब हम इसके नामकरण के कुछ सूत्र लिखते हैं और उनका नामकरण करने का प्रयास जो है वो करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ये CH3COOH, तो ये तो क्या हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। अब इसकी जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दिया मैंने CH3, तो CH3 आपको पता है कौन सा समूह होता है, मेथिल, तो इसका नाम क्या होगा, मेथिल एसिटिक, मेथिल एसिटिक अम्ल, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, मेथिल एसिटिक अम्ल। फिर इसको थोड़ा और बड़ा करके लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं जैसे इसका नाम क्या होगा, तो इसमें देखो प्रतिस्थापी, समान प्रतिस्थापी की संख्या 2 है, तो 2 जब आए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाई मेथिल, डाई मेथिल एसिटिक अम्ल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाई मेथिल एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार यहाँ पे CH3 आ जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे है तो क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल एसिटिक अम्ल। अब इसको थोड़ा एक सूत्र और लिखते हैं, जैसे लिख दिया CH2 CH3, इधर हमने क्या लगा दिया, CH3। अब यहाँ पे जो प्रतिस्थापी दिख रहे हैं वो कितने हैं, बाहर 3 प्रतिस्थापी दिख रहे हैं, जिसमें से 2 तो क्या है, मेथिल, और एक क्या है, एथिल। और जब इसका हम नामकरण करते हैं तो इसका नामकरण बताओ, देखो क्या होगा, बताओ। इसमें देखना 2 प्रतिस्थापी समान हैं, कौन से, मेथिल, तो जब 2 प्रतिस्थापी मेथिल समान है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाई मेथिल,
डाई मेथिल। उसके बाद में देखना CH2CH3, ये कौन सा है? एथिल। तो एथिल जब आए, मोनो एथिल लिख दो या डायरेक्ट एथिल भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? डाई मेथिल एथिल, एथिल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? डाई मेथिल एथिल एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार हम इसके नामकरण जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अब हम आगे इसमें देखेंगे, जैसे एक और उदाहरण के द्वारा भी इसको हम समझ सकते हैं। थोड़ा बड़ा उदाहरण लेते हैं ताकि इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना रहे। अब इसमें देखते हैं, जैसे CH3 CH3 CH, इसके बाद में CH2 और COOH, जैसे हमने ये सामान्य सा उदाहरण लिखा है। अब इसमें ये जो दिख रहा है, ये आपको पता है कौन सा प्रतिस्थापी है? आइसो, इसका नाम है आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल। और ये आगे क्या है? एसिटिक अम्ल। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल, आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। तो अब आगे हम एक उदाहरण के द्वारा इसको और समझते हैं। जैसे सामान्य से एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया CH3 CH, उसके बाद में हमने लिख दिया CH3 और इधर भी क्या लिख दिया? CH3 COOH। अब इसका जब नामकरण करते हैं तो अब इसमें देखते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई प्रतिस्थापी है और ये भी क्या है? प्रतिस्थापी, और ये भी क्या है? प्रतिस्थापी। तो इसमें तीन प्रतिस्थापी हमें साफ साफ दिख रहे हैं। अब इसमें हम देखते हैं, ये जो है इसका तो नाम क्या होगा? हमें पता है, व्युत्पन्न माना है एसिटिक अम्ल। अब जब इसका नामकरण करते हैं तो नामकरण करने में सबसे पहले ये जो प्रतिस्थापी है इसका नामकरण हम लिख दें। तो ये कौन सा प्रतिस्थापी है? मेथिल। कितने हैं? समान 2। तो 2 को क्या लिखते हैं? डाई, डाई मेथिल। तो इसका क्या हो जाएगा? डाई मेथिल लिख दिया। ये क्या हो गया? आइसोप्रोपिल। तो इसका नाम क्या होता है? आइसोप्रोपिल, डाई मेथिल आइसोप्रोपिल। और ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एसिटिक अम्ल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। तो पूरा नाम क्या होगा? डाई मेथिल आइसोप्रोपिल एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार हम जो व्युत्पन्न पद्धति है इसमें भी हम आसानी से कार्बनिक यौगिक है उनका नामकरण कर सकते हैं। ये जो पद्धति है इसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो है वो सरल यौगिकों को व्युत्पन्न मानकर किया जाता है, जिसमें हमने 3 प्रमुख जो है व्युत्पन्न के रूप में नामकरण देखे। सबसे पहले हमने देखा मेथेन, उसके बाद में हमने देखा कार्बिनोल, और थर्ड में हमने क्या देखा? एसिटिक अम्ल। तो इन 3 जो यौगिक हैं हमारे पास दिए गए हैं, इनका हम नामकरण आपके सिलेबस के अनुसार, आपके सिलेबस में जो व्युत्पन्न पद्धति है, इन व्युत्पन्न पद्धति में ये जो 3 यौगिक हैं इनका नामकरण दिया गया है, जिसको हम आसानी से अब नामकरण कर सकते हैं। और ये जो इसमें देखो ये प्रतिस्थापी आ रहे हैं, ये जितने भी प्रतिस्थापी आ रहे हैं, जब आईपीएसी पद्धति आएगी तो इन आईपीएसी पद्धति में हम इन आराम से इन प्रतिस्थापियों को सीख सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। और जब ये प्रतिस्थापी दिमाग के अंदर एकदम
फिक्स आ गए, याद हो गए, तो चाहे कोई सी भी पद्धति हो उसमें हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण है वो आसानी से कर सकते हैं।